कल बलवंत सिंह मनकोटिया ने एक पोर्टल को इंटरव्यू दिया और उसमें खूब भड़ास निकाली, खूब लांछन भी लगाए, खूब धमकियां भी दी, आरोप भी लगाए। और जो इंटरव्यू लेने वाला था सरदार जी रविंदर सिंह नाम का, वो आग में घी डाल रहा था, तोड़ मरोड़ के और नमक मिर्च लगा के सारी बात को पेश करने की कोशिश कर रहा था, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही थी। शुरुआत ही उसने ये की कि बलवंत सिंह, तेरे को हर्षदेव ने बिट्टू दर्जी बोला है। तो सबसे पहले तो मैं तुम्हें यह बता दूं कि उस इंटरव्यू में मैंने किसी का नाम नहीं लिया है। मैंने ये कहा कि बीजेपी का एक आदमी है जो मेरे खिलाफ साजिशें कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है, और उस बिट्टू दर्जी को मैं बख्शूंगा नहीं। अब दिल में चोर था, पता था कि साजिश कौन कर रहा है, एक अपराध बोध था, एक गिल्ट था। मैंने कहा मैं ही हूं वो। मैंने नाम नहीं लिया था, गिल्ट बाहर आ गया और उसने कह दिया मुझको बिट्टू दर्जी बोल दिया। अब मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं मेरे भाई, कि तुम्हारा घर का नाम क्या है, किस नाम से घर वाले तुझे पुकारते हैं, पहले ये तो बता। अगर तूने तस्लीम कर ही लिया है, मैंने बोला नहीं है, तो किस नाम से पुकारते हैं? और तेरा पेशा क्या था एमएलए बनने से पहले? क्या तुझे अपने पेशे के ऊपर शर्म आती है? अगर अपने पेशे के ऊपर जिसको शर्म आती हो, इससे संकीर्ण सोच वाला इंसान हो ही नहीं सकता। मैं मिनिस्टर भी रहा, उससे पहले एमएलए रहा, फिर वकील भी रहा, उससे पहले मैं टीचर भी रहा। मैंने 1 साल स्कूल में भी पढ़ाया, आज भी ट्यूशनें पढ़ाई। बच्चे मेरे पास आते हैं, कहते हैं हमने आपसे पढ़ा हुआ है, मुझे फख्र होता है। मैं उनको ये नहीं कहता कि मुझे टीचर क्यों बोल दिया, मैं तो मिनिस्टर हूं। मैं नहीं कहता, मुझे फख्र होता है, क्योंकि जो प्रोफेशन में मैं रहा हूं, मैं उसकी इज्जत करता हूं, उसका मान करता हूं। मैंने गाय भैंसें भी चराई। जब मैं स्कूल में पढ़ता था, सैनिक स्कूल में, तो वहां से जब मैं घर में जाता था, तो घर में हमारे 30-40 गायें भैंसें थी रखी हुई घर वालों ने। मैंने वो भी चराई है, मुझे कोई शर्म नहीं आती। जो काम मैंने किया, जो पेशा जिससे मैं जुड़ा रहा, मुझे उसके ऊपर गर्व है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि तुम्हें अपने पेशे से नफरत है। और मेरे भाई, मैं तुम्हें बता दूं कि सियासतदान से कई गुना अच्छा है दर्जी का रुतबा। सियासतदान आज लोगों के कपड़े उतार रहे हैं और दर्जी हमारे तन को ढकते हैं। दर्जी मेहनत से काम करते हैं। और पॉलिटिशियंस जो हैं, जिसका तुझे बड़ा शौक है कि मुझको सियासतदान कहो, आज पॉलिटिशियंस जो है ना, एक टेलीफोन के ऐसे भ्रष्ट पॉलिटिशियंस भी हैं जो एक टेलीफोन करने का भी, सिफारिश करने का भी 50-50 हज़ार रुपया ले जाते हैं। बेहतर कौन है? और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने पेशे के प्रति आपको अपने पेशे से नफरत हो गई। इससे ज्यादा संकीर्ण सोच मैं समझता हूं कि किसी की नहीं हो सकती। तुम ये कहते हो कि हर्षदेव ने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया है। मैंने कभी नहीं किया। मैंने कोई प्रोपेगेंडा मेरे भाई तेरे खिलाफ नहीं किया। तुझे कहां से कहां पहुंचाया मैंने। अकेला मैं एमएलए बना, तू भी उस वक्त लड़ा 96 में, मैं भी लड़ा, मैं जीत गया। तुझे 400 या 450, आगे पीछे भी भाई हो सकते हैं थोड़े बहुत, 10-20 नहीं तो इसके ऊपर ही बवाल खड़ा कर देगा कि मेरे को 450 वोट बोल दिया। जितने भी मिले इतने, लगभग इतने थे। मैं तेरी एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गया, तुझे बनाया, और जहां से तुझे लिया उस जगह को तू भूल गया। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कोई लांछन नहीं लगाया। एक बार हाँ जरूर, हम कश्मीर में गए थे, जब तूने ये तहिया किया था, यहां ऐलान किया था कि इन सबको हराएगा और तब तक अन्न ग्रहण नहीं करेगा जब तक बीजेपी की सरकार नहीं आ जाती है।
और कश्मीर में जब हमारे 12 लोग वहां बैठे थे उसी जगह, उसी रेस्टोरेंट में जहां तू बैठा हुआ था, तो 6 अंडे आमलेट का ऑर्डर क्या तूने नहीं दिया था? 12 लोग बैठे हुए देख रहे थे। तो ये मैंने कह दिया था कि मांस मच्छी खा लेता है, अन्न शायद त्याग दिया हो। तो इसमें झूठ क्या है भाई? इसमें तो कोई झूठ नहीं है। इल्जाम तो मैंने नहीं लगाया। अब तूने लगाए हैं कुछ एक इल्जामात, आज उसका जवाब देना तो बनता है। सबसे पहले तुमने ये कहा कि हर्षदेव ने 5 लाख रुपया कर्जा लिया असेंबली से और वो पैसा पता नहीं कहां खुर्द पुर्द कर दिया। तो मेरे भाई, मेरे पिताजी ने जो मकान बनाया था वही जगह थी जो उन्होंने ली थी, उसी जगह के ऊपर हमने वो 5 लाख रुपया और लगा दिया, उसमें एडिशंस की। तुझे क्यों परेशानी इतनी हो रही है? और 5 लाख रुपया तो मैं ये बता दूं कि 5 लाख रुपया मैंने सूद समेत असेंबली को वापस किया है। और शायद मैं ही वो एमएलए हूंगा अभी तक जिसने वो लोन का पूरा पैसा सूद के साथ असेंबली को वापस किया है। पूरी बात जो है वो सुन लिया करो। बीजेपी वाले जो पाठ पढ़ा के भेजते हैं वो सीधा आके मीडिया के सामने बोलने से कभी कभी बहुत नुकसान भी हो सकता है। अब दूसरी बात, एक बहुत बड़ा इल्जाम तुमने लगाया है जिसके ऊपर शायद कभी समझौता भी नहीं हो पाएगा। तुमने ये कहा कि हर्षदेव ने एक ट्रस्ट बनाई, उस ट्रस्ट में 30 लाख रुपया डाला, फिर 20 लाख रुपया डाला, फिर 50 लाख रुपया डाला और 1 करोड़ रुपया उस ट्रस्ट में डाला। फिर उस ट्रस्ट के नाम पर इसने बीएड कॉलेज अपने लिए खोल लिया। बहुत संगीन इल्जाम है भाई मेरे भाई, जवाब तो बनता है। और इसलिए भी खास तौर पर मैं आया हूं कि तुम तक ये बात पहुंचा दूं। ना तो मेरा कोई ट्रस्ट है, ना मैंने किसी ट्रस्ट में कोई पैसा, 30-20 लाख की बात कर रहे हैं, मैंने तो 30 रुपए भी किसी ट्रस्ट में नहीं डाले हैं। और जब मैं बात करता हूं कि मैंने नहीं डाले हैं, इसका मतलब है मेरे परिवार के किसी भी मेंबर ने कोई भी पैसा किसी भी ट्रस्ट में नहीं डाला है और ना ही मैंने कोई बीएड कॉलेज खोला है। बीएड कॉलेज तो छोड़ो भाई, मैंने तो कोई प्राइवेट प्राइमरी स्कूल भी नहीं बनाया। तुमने भारतीय जनता पार्टी के कहने के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है। मेरी सफेद कमीज के ऊपर अगर कोई छींटाकशी करने की कोशिश करोगे तो जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। और इसका अंजाम क्या हो सकता है शायद तुमने सोचा नहीं होगा। मनी लॉन्ड्रिंग कहता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो बीजेपी के दफ्तर से सुन के आगे, मतलब पता नहीं होगा इसको, कहता है मनी लॉन्ड्रिंग। तो मेरे भाई अब तुझे साबित करना पड़ेगा कि मेरा ट्रस्ट कहां है और पैसे कहां डाले हैं मैंने। मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं। तुम्हारी सोच जो है ना, तुम सोचते हैं जैसे खुद हो वैसे ही शायद ये भी होंगे, इन्होंने जरूर खोला होगा। मैं एक ईमानदार आदमी भी हूं और पढ़ा लिखा भी हूं। किसी ट्रस्ट में 30 लाख या 30,000 भी नहीं डालता मैं, 30 रुपए भी नहीं मैंने कहीं डाले हैं और ना ही कहीं कॉलेज खोला है। इसका जवाब तुम्हें देना पड़ेगा। रिटर्न में माफी और अपोलोजाइज करना पड़ेगा पूरी जनता के सामने कि मैंने एक गलत इल्जाम लगाया। मैं तुम्हें माफ भी कर देता अगर तुम बीजेपी में नहीं गए होते। अब बीजेपी में गए हो और बीजेपी के इशारे के ऊपर नाचने वाला जो है उसको तो मैं बख्शूंगा नहीं। और तुमने जो इल्जाम लगाया है ये एक बहुत ही संगीन इल्जाम है। अब भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तो बीजेपी में नहीं गया होता शायद मैं तुझे माफी कर देता। इसका जवाब तो मेरे भाई तुझे देना पड़ेगा। अब आगे आ जाओ। मनी लॉन्ड्रिंग की बात करते हो ना, मनी लॉन्ड्रिंग तुमने सुना है, उसका मतलब नहीं पता जैसे मैंने कहा। अब मैं तुम्हें बताता हूं मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। तुमने खुद एक बयान दिया
पोर्टल के ऊपर वीडियो तुमने इसी चैनल को, जो तुम्हारा बड़ा करीबी है, कोई रविंदर सिंह सेंटिनल वाला, इसको ही बयान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने रखी हुई। उसमें तुमने कबूल किया कि तुमने एक फ्लैट खरीदा था अपने एक दोस्त के साथ मिलकर, यह भी तुमने कहा। फिर तुमने ये कहा कि इस फ्लैट को मैंने बेचा। यह नहीं बताया कि यह पैसा कहां से आया, सोर्स क्या है इस फ्लैट को लेने का। ना ही कहीं तुमने रिकॉर्ड्स में वो शो किया है कि तुम्हारे पास कोई फ्लैट भी था। अब एमएलए हो तो इतना तो पता ही होगा कि जब कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए जो पैसा लगाना है तो सोर्स शो करना पड़ता है कि ये पैसा आया कहां से है, रिटर्न्स भरनी है उसमें शो करना है, असेंबली में देना पड़ता है कि मैंने ये किया है। ना तो उसका सोर्स है, और फिर कहा मैंने, मेरे दोस्त ने कहा बेच के पैसे तू ही रख ले, तो वो पैसा जो बेचा वो पैसा भी शो नहीं किया। ना पैसा जहां से आया है वो सोर्स शो किया है, ना जहां गया है वो सोर्स शो किया है। इसको कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जिसका तूने खुद कबूल किया। देखिए, मैं कोई बात ऐसी नहीं कहूंगा जिसका मेरे पास सबूत नहीं होगा। जहां मेरे पास पूरे सबूत हैं मैं वही बात करूंगा, और वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी हुई है। तो मेरे भाई, मनी लॉन्ड्रिंग ये होती है, और इस मनी लॉन्ड्रिंग का हिसाब तुझे अब देना पड़ेगा, क्योंकि सबूत जो है वो हाजिर है। ये ऐसे हवा में नहीं है कि ट्रस्ट बनाया तो पैसे डाल दिए, ये तुमने खुद कबूल किया है। दूसरा आ जाओ, उधमपुर में म्युनिसिपैलिटी की दुकानें अलाट करवाई तुमने, अपना नाम बदलकर, अपनी पहचान बदलकर, अपना एड्रेस बदलकर। ये किस लिए? मनकोटिया कहां गया उसमें से? बलवंत सिंह सन ऑफ मस्तराम, आरओ गांधीनगर उधमपुर। क्या कमाल है, उधमपुर में गांधीनगर, नाम भी छुपाया और एड्रेस भी छुपा दिया। लोग कहते हैं जनाब ये देखो ये कौन है, बलवंत सिंह, गांधीनगर उधमपुर में रहता है, बाप का नाम ठीक लिखा था मस्तराम। जब सारा रिकॉर्ड निकलवाया तो पता चला महाशय यही है। 50-50 लाख रुपए की दुकानें अलाट कराई कौड़ियों के धाम पे, एड्रेस छुपा के, पहचान छुपा के। अगर तुम सच्चे हो तो पहचान क्यों छुपाई तुमने? अगर इसमें हेरा फेरी नहीं हुई है तो फिर अपना नाम और एड्रेस गलत क्यों दिया है? और दुकानें कुछ अपने नाम पे और कुछ जो दाएं और बाएं हैं उनके नाम पर। उधमपुर में और कोई लोग नहीं रहे क्या? क्या इसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? यह भी ऑथेंटिक रिपोर्ट है, ये रिकॉर्ड है, म्युनिसिपैलिटी के दफ्तर से ही हमने निकलवाया हुआ है। मैं हवा में कोई बात नहीं करूंगा। अब आगे आ जाइए, उधमपुर कस्बे के बीच में प्राइम लैंड ली आदर्श नगर में, करोड़ों रुपए की जगह। एक इलेक्शन से पहले जो आदमी एक छोटी सी दुकान पे काम करता हो और फिर करोड़ों की जगह आ जाए, कहां से आई? जब शोर पड़ा कहा नहीं नहीं मैंने 70 लाख रुपया उससे लिया, इतना 80 लाख उससे लिया। बड़ी ये कौन से दयावान लोग हैं जो 70 लाख तुम्हें दे रहे हैं मेरे भाई। अगर किसी से पैसा भी कोई लेता है, अनसिक्योर्ड लोन लेता है, माना जा सकता है 10 लाख 15 लाख, चले मान लिया। इतना पैसा तुझे किसने दिया कि शहर के अंदर प्राइम लैंड तुमने खरीद दी और ग्रीन जोन के ऊपर कंस्ट्रक्शन की? किसी को परमिसिबल जो नहीं है, कितने केस रजिस्टर होते हैं आज। जब आज एनवायरमेंटल लॉज की दुहाई दी जाती है, ग्रीन ट्रिब्यूनल की दुहाई दी जाती है, गांव के अंदर लोग
अपना रास्ता नहीं बना सकते हैं। इतना सख्त कानून है एनवायरनमेंटल का, फॉरेस्ट का और ग्रीन ट्रिब्यूनल की इतनी जबरदस्त जो है हिदायतें हैं कि एक अपराध है, दंडनीय अपराध है। अभी कल मुझे लोग कालडी से फोन कर रहे थे कि जंगल में सड़क बनी हुई है 15 साल पहले की, फॉरेस्ट वाले वहां से नहीं निकलने दे रहे हैं। कहते हैं आप गाड़ी लेकर नहीं जा सकते, परमिशन लाइए। पहले मशीन लेकर जा रहे थे अपने जगह के ऊपर सड़क बनाने के लिए, फॉरेस्ट वालों ने परमिशन कहा आप नहीं ले जा सकते हैं मशीन। और यहां इसको कहते हैं पद और पोजीशन का गलत इस्तेमाल करना। और कंस्ट्रक्शन हो गई ग्रीन जोन के अंदर, क्या जवाब नहीं देना है? आगे आ जाइए। उधमपुर तहसील में 16 कनाल जगह दबाई जाती है, गैर कानूनी कब्जा किया जाता है और फिर 100 रुपया देकर उसको अपने नाम पे। ये जगह हुई है बलवंत सिंह के भाई के नाम पर, लेकिन मैं बलवंत सिंह का नाम ले रहा हूं, मुझे भाई से नहीं है। मैं उसका नाम क्यों ले रहा हूं यह भी मुझे बताना है, क्योंकि हाई कोर्ट ने कहा कि अगर किसी भी सियासतदान के भाई बहन ने रोशनी के तहत जगह ली है तो उसके भाई बहन का नाम नहीं आएगा। ये डिवीजन बेंच ऑफ द हाई कोर्ट इज इशूड दिस ऑर्डर दैट द पॉलिटिशियन विल बी मेड लायबल फॉर दैट, ही विल हैव टू रिप्लाई। ये डिवीजन बैंक का ऑर्डर है और डिवीजन बेंच ने यह भी कहा कि उस एमएलए का नाम पब्लिश किया जाएगा अखबारों के अंदर और कार्रवाई भाई बहन के खिलाफ नहीं, उस पॉलिटिशियन के खिलाफ होगी, क्योंकि सियासतदानों ने मिलकर लूट का एक साधन बनाया था सरकारी जमीनें हड़पने के लिए, अपने नाम को छुपाने के लिए। एक एक अफसर के दरवाजे पे जाकर माथा टेका। और उधमपुर के एक एमएलए हैं, बड़े संजीदा आदमी हैं, उनके पिताजी भी एमएलए रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है कि इस एमएलए ने रोशनी की जगह दबाई है। कुछ लोग उस वक्त भी मेरे साथ मिले, उस टाइम पे भी मैंने कहा कुछ शर्म करो। किस आदमी के ऊपर आप अपना गुनाह छुपाने के लिए, आप ध्यान भटकाने के लिए किसी और एमएलए का उसने की है, उसका पता नहीं कि की थी नहीं थी, लेकिन तुम्हारा रिकॉर्ड मेरे पास है कि तहसील उधमपुर के अंदर ये जगह तुमने रोशनी के तहत हड़प की। जो स्कीम गरीबों के लिए थी, गरीबों की गर्दोरियां कट गई, जमीनें छिन गई, लेकिन तुम जो सफेद कुर्ता पजामा डालकर आते हो और लूटते हो, इसका जवाब तुमको देना होगा। नशाखोरी के ऊपर बड़े प्रोग्राम करते हो, पहले घर से तो बंद करो नशा। समरौली में खूब नशा बेचा जा रहा है, किसका है वो होटल बताइए? लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए, नशा विरोधी अभियान चलाने के लिए रोजाना चले हो कि किसी न किसी तरीके के बहाने से आपकी सियासत चमक जाए। चैरिटी बिगिंस एट होम मिस्टर बलवंत। अब मैं तुम्हारा बलवंत सिंह मनकोटिया कह रहा हूं तुमको। चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत अपने घर से करो, वहां नशा मुक्त कराओ पहले। एफआईआर कहता है 3 लगी, तुम्हारे खिलाफ 6 एफआईआर है, 1991 से लगी हुई है। कहता है 4 साल से हर्षदेव की वो कोई इंक्वायरी नहीं हो रही है, इसके खिलाफ 4 साल पहले एफआईआर लगी थी। मेरे भाई तेरे खिलाफ 32 साल पहले लगी है। तो कहता है ना मैं वहां जाऊंगा उस ऑफिस में, फलाने पुलिस वाले के पास जाओ और उसको बताना कि 1991 से तेरे खिलाफ एफआईआर लगी हुई हैं। 6 एफआईआर हैं जो मैंने निकाली हुई हैं पुलिस स्टेशन से, ऑथेंटिक रिपोर्ट है। एक जम्मू में अलग केस चल रहा था। तो पहले 32 साल पहले को सजा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है।
कि जो बड़े पुराने केस हैं उनको फौरन निपटाइए, तो ये जरूर कह देना, अपनी बात सुना देना वहां कि तेरे खिलाफ 32 साल पुराने लंबित मामले पड़े हुए हैं जिसका फैसला होना चाहिए। अब कहता है सीबीआई की बात आ गई कि सीबीआई ने जो इंक्वायरी इसके खिलाफ शुरू किया था हर्षदेव ने शुरू करवाई है। वाह, थोड़ा सा सीख भी लिया कर। सीबीआई की इंक्वायरी कौन करा सकता है आज तक तुझे पता नहीं लगा? यह हर्षदेव कराएगा इंक्वायरी? सीबीआई की इंक्वायरी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो सकती है या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस इनिशिएट कर सकता है, और हाई कोर्ट भी सिफारिश कर सकता है सिर्फ। सीबीआई जो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल होता है यूनियन गवर्नमेंट में, जो प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो प्राइम मिनिस्टर होता है या उसका एमओएस होता है, ये इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज। कोई यूनियन मिनिस्टर भी सीबीआई की इंक्वायरी किसी के खिलाफ शुरू नहीं करवा सकता है। और तू कहता है हर्षदेव ने मेरे खिलाफ सीबीआई बिठा दी। कुछ तो सीखो मेरे भाई, तभी तो कहता था मुझे, तभी तुम्हें इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इनसे बचो, इनसे बचो मेरे भाई, ये बर्बाद कर देते हैं आदमी को। ये जोड़ने वाली पार्टी नहीं है, ये तकसीम करने वाली पार्टी, ये तोड़ने वाली पार्टी, ये भाई और भाई को लड़ाने वाली पार्टी, ये नफरत फैलाने वाली पार्टी, ये घर में भीषण तैयार करने वाली पार्टी, ये इस्तेमाल करने वाली पार्टी। हमें इस्तेमाल करेंगे और फिर होता है ना जो यूज मी टिश्यू पेपर की तरह उसमें फेंक देंगे। आज भी सुधर जाओ, ये तुम्हारे अपने नहीं है। बीजेपी हमारे घर में सेंध लगा रही है क्योंकि उनको पता है कि यही लोग हैं जो मुकाबला कर सकते हैं और हमें टक्कर दे सकते हैं। एकदम से तुम चले गए बीजेपी की गोदी में जाकर बैठ गए। कुछ हासिल नहीं होगा। ये बड़े खचरे नहीं, खचरे और निके बनाउड़िया, खचरे होंदा चलाक। ये बड़े चलाक लोग नहीं, इस्तेमाल करा दे तुकी, इस्तेमाल करा दे। सुधरिया अज भी आईया, मैं तुकी माफ करने वास्ते तैयार हां। ठीक चलो ते भाई अगर नहीं भी जागा, सारे घरे बड़े तोड़ी ले, और भी उन्हें सेंध लाई दी हुण साढ़े परिवार च। कोशिश करा दे परिवार दे बड़े लोग तोड़ी उड़े, लेकिन जिसला कोई भी ना रहोगा, हर्षदेव कल्ला लड़ेगा। मैं उस खानदान से हूं जिसके बुजुर्गों को रामनगर के किला में जिंदा चुना गया है। मेरे में वही खून है, और आगे भी ये लड़ाई, ये मशाल आगे भी। अब हमारे बच्चे भी तैयार हो गए हैं मेरे भाई। कभी कहते हैं उसको मार देंगे, कभी कहते हैं काट देंगे, कभी कुछ कहते हैं। मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये लड़ाई आगे जारी रहेगी, और इन बेईमानों के खिलाफ पूरी शिद्दत के साथ हम लड़ेंगे। हर्षदेव गरीब के लिए जिएगा, गरीब के लिए मरेगा, और कोई भी खड़ा नहीं होगा तब भी अकेला लड़ेगा। गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए। ये मेरा पैगाम है। बता देना अपने आकाओं को जो तुझे भेजते हैं उल्टा सीधा पाठ पढ़ाकर, और सुधर जाएगा तो तेरी बेहतरी है भाई।